हम बात कर रहे थे वाइटल स्टेटिस्टिक्स की और हमने देखा कि 4 मेजर वाइटल इवेंट्स हैं जिनमें बर्थ्स, डेथ्स, इनवर्ड माइग्रेशन और आउटवर्ड माइग्रेशन है, जिसको हमने गौर से देखना है। हालांकि इसके अलावा बहुत सारे वाइटल इवेंट्स हैं, लेकिन हम इन 4 पे निस्बतन गौर से देखेंगे। आज जो मौजूद है वो है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। आप जरा गौर से देखिए कि दुनिया की आबादी बढ़ रही है, किसी एक कॉन्टिनेंट उसको देखें उसकी आबादी बढ़ रही है, किसी एक मुल्क को देखें उसकी आबादी बढ़ रही है, किसी एक सूबे को देखें उसकी आबादी बढ़ रही है, किसी एक डिस्ट्रिक्ट को देखें उसकी आबादी बढ़ रही है, किसी एक यूनियन काउंसिल को देखें उसकी आबादी बढ़ रही है। एक जनरल ट्रेंड हमें नजर आ रहा है कि आबादी बढ़ रही है। कुछ ममालिक ऐसे हैं, कुछ रीजन ऐसे हैं, कुछ खित्ते ऐसे हैं जहां आबादी कम हो रही है, लेकिन ज्यादातर बढ़ रही, इसलिए हम बढ़ रही कहते हैं। आप जरा गौर करें कि और क्या क्या बढ़ता है। आबादी बढ़ती है और क्या क्या बढ़ता है। हमारी दौलत बढ़ती है, हमारी दौलत बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? 2 तरह की आमदनियां होती हैं। इनकम जो है वो 2 तरह की होती है। एक को हम एक्टिव इनकम कहते हैं और एक को पैसिव इनकम कहते हैं। एक्टिव इनकम ये होती है कि आपने कोई कारोबार शुरू किया, कोई मुलाजमत की, कोई काम किया और आपने उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। यू पुट योर एफर्ट्स इन। सुबह उठे, दोपहर को उठे, शाम को उठे, जो भी आपके वर्किंग आवर्स है, आपने उन वर्किंग आवर्स को इस्तेमाल किया और जाके कोई काम धंधा किया और आपके पास पैसे आ गए। मिसाल के तौर पर आपका कारोबार है, मिसाल के तौर पर दुकान है, मिसाल के तौर पर आपकी मुलाजमत है, मिसाल के तौर पर कोई और तरीका है जो जिसमें आप अपनी एफर्ट शामिल करते हैं, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट। एक और तरीका है, वो ये है कि आप सूद पे पैसे देना शुरू करते हैं। आप सूद पे पैसे दिए हैं, आपने किसी कारोबार में पैसे लगाए हुए बतौर स्लीपिंग पार्टनर। ये दूसरी एग्जाम्पल है। आपने सूद पे पैसे दिए हुए या आपने फिक्स रेट पे किसी कारोबार में पैसे लगाए हुए हैं। मैं शरअ की बात नहीं कर रहा कि शरअ हमें इस बात की इजाजत देती है या नहीं देती, लेकिन दुनिया में ये काम होता है और बहुत होता है कि पैसे जो है वो सूद पर दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर जब आप पैसे बैंक में जमा करा देते हैं तो उस पर मुनाफा लगने लगता है। आप कौमी बचत में जमा करा देते हैं, वहां मुनाफा लगने लगता है। आप किसी को उधार दे देते हैं सूद पे, तो वहां से आपको मुनाफा आने लगता है। हम उसको मुनाफा कहें, सूद कहें, जो दिल चाहे कहें, उसकी शरई हैसियत मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन पैसे इस तरह बढ़ते हैं। तो वो भी आपकी आमदनी है, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। आप तो बैठ के फिल्में देख रहे हैं, आप बैठ के ड्रामे देख रहे हैं, आप बैठ के तलावतें कर रहे हैं, आप घर में सो रहे हैं, पैसे आपके बढ़ रहे हैं। You are not actively participating in making any money, लेकिन पैसे आपके बढ़ रहे हैं। इस आमदनी को हम कहते हैं पैसिव इनकम। एक एक्टिव इनकम और एक पैसिव इनकम। वो जैसे अंग्रेजी में हम पढ़ते थे एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज, वही एक्टिव और पैसिव।
तो आप थोड़ी देर के लिए गौर करें कि मिसाल के तौर पर आपने 100 रुपए बैंक में जमा करा दिए, आपने 100 रुपए बैंक में जमा करा दिए और तय ये हुआ कि बैंक वाले आपको 10 रुपए सालाना यानी 10% पर एनम सूद या मुनाफा देंगे। 10 रुपए हर 100 पे या 10% जो है वो आपको सूद या मुनाफा देंगे। अब थोड़ी देर के लिए फर्ज कीजिए कि आपने 1 जनवरी 2019 को पैसे जमा कराए, 31 दिसंबर 2019 को जब कैलकुलेशन होगी तो बैंक में 100 रुपए तो आपके असल दर के पड़े होंगे और 10 रुपए मुनाफे के पड़े होंगे, यानी 1 जनवरी 2020 को जो आपका बैलेंस होगा कैरी फॉरवर्ड वो 110 रुपए होगा। अगर आप अपने पैसे विथड्रॉ नहीं करते, वो वहीं पर इन्वेस्टेड रहने देते हैं, तो 1 जनवरी 2020 को आपकी रकम थी 110 रुपए और 31 दिसंबर 2020 को आपकी कितनी रकम होगी? 120 रुपए? नहीं, अब असल में आपका असल दर बदल गया है, अब 100 रुपए नहीं रहा, अब जिस चीज पे मुनाफा लगेगा वो 110 रुपए है, यानी आपके सूद पर भी सूद मिलेगा, यानी 100 रुपए पे तो 10 रुपए सूद मिलेगा, लेकिन वो जो 10 रुपए सूद था उसके ऊपर भी 10% सूद मिलेगा। अब 110 रुपए का 10% होगा 11 रुपए, 110 रुपए का 10% होगा 11 रुपए, तो 31 दिसंबर 2020 को आपकी रकम हो जाएगी 110 जमा 11, यानी सूद भी आपका मजीद सूद कमाएगा। कितने पैसे हो गए? 110 रुपए जमा 11 रुपए, यानी 121 रुपए आपका बैलेंस होगा 1 जनवरी 2021 को। आपके सूद ने भी सूद कमाया, और जब अगर आप दोबारा विड्रॉ नहीं करेंगे तो 1 जनवरी 2021 को आपका असल दर हो जाएगा 121 रुपए और 31 दिसंबर 2021 को आपका जो मुनाफा लगेगा वो 121 रुपए का 10% होगा, यानी 12 रुपए 10 पैसे। तो जो 1 जनवरी 2022 को आपका असल दर बन जाएगा वो हो जाएगा 121 रुपए जमा 12 रुपए 10 पैसे, यानी 121 रुपए जमा 12 रुपए 10 पैसे। यानी आपके सूद ने सूद कमाना शुरू किया। अगर आपके सूद पे सूद ना लगता तो आपका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होता है 130 रुपए, लेकिन चूंकि आपके सूद पे सूद लग रहा है तो 1 साल बाद 1 रुपया फालतू हो गया, उससे अगले साल 2 रुपए 10 पैसे फालतू हो गए और उससे अगले साल कुछ और हो गया। इस अमल को हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ये सूद है, इसको सूद मुरक्कब बोलते हैं। अब एक एक साल करके या एक एक पीरियड करके इसको कैलकुलेट करना मुश्किल होता है, तो इसके लिए एक फार्मूला बनाया गया जिसको सूद मुरक्कब का फार्मूला कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। वो क्या है? अगर आप ये फार्मूला देखें, ये वाला, तो ये आपका असल दर है 100 रुपए, ये क्या है? 100 रुपए, और ये आपका इंटरेस्ट रेट है 10% यानी 0.1। तो क्या होगा? 100 रुपए ज़रब 1 जमा 0.1 यानी 1.1 और रेज्ड पावर n
अब 1 साल गुजर गया तो n की वैल्यू 1 होगी, 2 साल गुजर गए तो n की वैल्यू 2 होगी, 3 साल गुजर गए तो n की वैल्यू 3 होगी। यानी यकम जनवरी 2020 को n की वैल्यू 1 होगी, यकम जनवरी 2021 को n की वैल्यू 2 होगी, यकम जनवरी 2022 को n की वैल्यू 3 होगी, और इस तरह चलती जाएगी। आप ये कैलकुलेशन यहां पे रख के 100 रुपए वाली कर लीजिए, ये आपके पास करंट वैल्यू आती रहेगी। जब n की वैल्यू 1 होगी, r की वैल्यू 0.1 होगी और p नॉट की वैल्यू 100 होगी, तो ये p1 जो निकलेगा n की वैल्यू 1 पे, ये क्या निकलेगा, 100 जमा 10 110 रुपए निकल आएगा। फिर ये 121 हो जाएगा, और इस तरह से। इस फार्मूले को बुनियादी तौर पे कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड। इसमें ख्याल ये करना है कि जो रिटर्न है, जो सूद है, उसको आपने फ्रैक्शन में लिखना, परसेंट में नहीं लिखना। यानी अगर 10% है तो 10/100 0.1, अगर 11% है तो 11/100 0.11, अगर 9% है तो 9/100 0.09। ठीक है। अब आप देखिए कि हो ये रहा है कि आपके सूद ने मजीद सूद कमाया, आपके सूद ने मजीद सूद कमाया, आपके सूद ने मजीद सूद कमाया, सूद दर सूद, सूद मरकब। अब आप देखिए कि इंसानी आबादी वो इसी मैकेनिज्म को फॉलो करती है। इंसानों के यहां बच्चे पैदा होते हैं, आप उसको सूद समझ लीजिए। आपने सुना होगा ना कि दादा अबू को पोते अच्छे लगते हैं, नाना अबू को नवासे नवासियां अच्छे लगते हैं। वो ये कहते हैं, आम जी कहावत है कि असल नालो सूद प्यारा। जिस दादा अबू ने अपने बेटे को कभी नहीं खिलाया गोद में, जिस नाना अबू ने अपने बच्चों को गोद में नहीं उठाया कि ये कपड़े गंदे कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, वही नाना अबू, वही दादा अबू नवासों को और पोतों को खिला रहे होते हैं। उसकी और वजह भी होंगी, लेकिन ये मुहावरतन कहा जाता है असल नालो सूद प्यारा। यानी बच्चों के बच्चे जो है वो ज्यादा प्यार अट्रैक्ट करते हैं। तो आप ये देखिए कि इंसानों के यहां बच्चे पैदा हुए, तो बच्चे जो है वो आपका सूद है या आपका मुनाफा है। अब जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उनके यहां भी तो बच्चे पैदा होंगे। बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो उनके यहां भी बच्चे पैदा होंगे, यानी उस मुनाफे का मुनाफा होगा, उस सूद का सूद होगा। फिर उन पोतों के बच्चे पैदा होंगे, फिर पड़पोतों के बच्चे पैदा होंगे, फिर पड़पोतों के बच्चे पैदा होंगे। तो इंसानी आबादी में इजाफा कैसे होता है, पीरियड चाहे कुछ मुख्तलिफ हो, लेकिन इंसानों के बच्चों के बच्चे पैदा होते हैं, इंसानों के बच्चों के बच्चे पैदा होते हैं। तो हम क्या करते हैं, इंसानी आबादी की जो बढ़ोतरी है, ग्रोथ है, उसको कैलकुलेट करने के लिए, क्वांटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगाते हैं। ये फार्मूला जो यहां हमने लगाया है, इस्तेमाल करेंगे ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला। हम इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट कर रहे, हम इंसानी आबादी की ग्रोथ निकाल रहे हैं। फर्ज करें थोड़ी देर के लिए कि एक इलाके की आबादी एक वक्त में 1 लाख है, मैंने 100 नहीं कही, इंसानी आबादी बड़ी नंबर में होती है। मैंने कहा कि पी नॉट जो ये 1 लाख है और आपका ग्रोथ रेट 10% है। 10% बहुत ज्यादा ग्रोथ रेट है। इंसानी आबादी ये ग्रोथ रेट नहीं होता, लेकिन सिर्फ कैलकुलेशन के आसानी के लिए बता रहा हूं। अगर आपकी आबादी स्टार्ट ऑफ पीरियड पे 1 लाख थी और ग्रोथ रेट
10% है, और मैंने कहा ये हाइपोथेटिकल बात है, इतना ग्रोथ रेट नहीं होता। ग्रोथ रेट तो आइडियली सिंगल डिजिट में होता है, 1%। पाकिस्तान का बहुत ज्यादा है तो 2.8 है, 10% नहीं है पाकिस्तान का भी। तो अगर ये 1 लाख है और ये 10% है, और आपको एक पीरियड हुआ, एक अरसा हुआ, चाहे 1 साल समझ लीजिए, तो क्या होगा कि 1 साल के इख्तिताम पे, दूसरे साल के शुरू पे आपकी आबादी 1 लाख जमा 10,000 हो जाएगी। ठीक है, और 1 लाख जमा 10,000, और दूसरे साल के इख्तिताम पे 1,10,000 जमा 11,000। ठीक है, बिल्कुल उसी मैकेनिज्म से। अब आप कहेंगे कि 1 साल में बच्चा इतना बड़ा नहीं होता कि वो बच्चे पैदा कर सके। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आबादी जो है वह मुसलसल बढ़ती है, तो नए लोग पुराने लोगों के ऐड होते हैं या रिप्लेस करते हैं। तो आबादी बढ़ने के लिए वही बच्चे नहीं कंसीडर होते, बल्कि चूंकि आबादी बढ़ रही है इसलिए हम साल के बाद ये फिगर्स ले सकते हैं। बायोलॉजी की क्लास नहीं पढ़ रहे हम ग्रोथ रेट देख रहे हैं पॉपुलेशन का। तो अगर पीरियड के शुरू में हमें आबादी दी जाए, जिसको हम पी नॉट से डिनोट करें, दैट इज द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। जो भी पीरियड हमने लिया, साल का ले, 10 साल का ले, 5 साल का ले, महीना का ले, जो भी पीरियड है उसके शुरू में, और हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि एट द एंड ऑफ एन पीरियड ये क्या होगा, तो हम पी एन कह रहे हैं। पी एन डिनोट द पॉपुलेशन आफ्टर एन ईयर्स या एन पीरियड्स। ठीक है, अगर पीरियड साल का है तो एन ईयर्स होगा, अगर पीरियड 10 साल का है तो एन 10 ईयर्स होगा, यानी ठीक है एन दहाइयां। अगर वो महीना है तो एन मंथ होंगे। तो हमने कहा कि एन पीरियड्स, और हमने कहा एन क्या है, डिनोट द इंटरसेंसल पीरियड, यानी दो सेंसस के दरमियान जो पीरियड है वो क्या है, दो मर्दमशुमारियों के दरमियान। और आर क्या है, आर डिनोट द अननोन रेट ऑफ चेंज। आमतौर पर रेट ऑफ चेंज हमें मालूम नहीं होता। अब आप देखिए कि यहां पे कितनी चीजें हैं, एक पी एन है, एक पी नॉट है, एक आर है और एक एन है। कितनी चीजें हैं, 4। पी एन, पी नॉट, आर और एन। कितनी चीजें, पी एन, पी नॉट, आर और एन, 4। इनमें से अगर पी नॉट हमें मालूम हो, आर मालूम हो, एन मालूम हो, तो हम पी एन मालूम कर सकते हैं। यानी अगर इन 4 में से 3 चीजें मालूम हो तो चौथी मालूम की जा सकती है। यानी अगर फर्ज करें पी नॉट जो है वो 1 लाख है, आर जो है 0.1 है और एन जो है ये 1 है, तो पी एन क्या होगी, 1,10,000। ये हमने की थी ना थोड़ी देर पहले। तो अगर इन 4 में से 3 चीजें मालूम हो तो हम चौथी मालूम कर सकते हैं। अब फर्ज करें इस फार्मूले को हम थोड़ा सा ट्रांसलेट कर लें, हम खींच के आर इधर को और बाकी सारी चीजें इधर ले, कर सकते हैं ना, अलजेब्रा छोटा था, कि हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लें आर के लिए, यानी आर आ जाए लेफ्ट हैंड साइड पे और बाकी तमाम फैक्टर्स आ जाए राइट हैंड साइड। हमें पता हो कि वक्त शुरू होने के, यानी अरसा शुरू होने के बिगिनिंग में हमारे पास पी एन, पी नॉट क्या थी, अरसा खत्म होने के बाद पी एन क्या थी, अरसा कितने गुजरे हैं, तो हम मालूम कर सकते हैं ग्रोथ रेट क्या है। मिसाल के तौर पर हमें पता हो कि आबादी शुरू में 1 लाख थी, अब 1,10,000 है और 1 साल गुजर गया है, तो ग्रोथ रेट क्या है आप कैलकुलेट करेंगे तो वो 10% आ जाएगा। यानी आप अगर चाहें इन 4 में से आपको आर के अलावा बाकी 3 चीजें मालूम हो, यानी पी नॉट मालूम हो, पी एन मालूम हो, एन मालूम हो, तो आप आर कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको पी एन मालूम है, पी नॉट मालूम है, आर मालूम है, तो आप एन मालूम कर सकते हैं। इन 4 में से कोई 3 आपको मालूम हो, चौथी आप मालूम कर सकते हैं। ये सिंपल अलजेब्रा है। तो आमतौर पर
हमें आर मालूम नहीं होता। हम एक सेंसस करते हैं, हम कहते थे हमारी आबादी 1 लाख थी, दूसरी सेंसस करते हैं कि हमारी आबादी 1,10,000 थी, हमने 10 साल के बाद सेंसस की है, तो बताइए ग्रोथ रेट क्या होगा, हम निकाल लेते हैं, जो कोई मसला नहीं। क्योंकि इसका मैकेनिज्म कंपाउंड इंटरेस्ट वाला है, तो हमने शुरू इसको कंपाउंड इंटरेस्ट से किया। तो हमने कहा कि आर मालूम करना हमारा अक्सर हमारा मकसद होता है, आर की वैल्यू मालूम करना, रेट ऑफ ग्रोथ मालूम करना, ये हमारा मतमे नजर होता है, हम इसको रेट मालूम कर सकते हैं। Population growth rate. The annual population growth rate is computed by dividing the increase in population during the year by the population at the beginning of that year when the total population of a country is available each year. But for many countries, including Pakistan, the total population is not available each year, as the population figures are obtained by the decennial census of population. Decennial census कौन सी थी? हर 10 साल बाद होती है। In such cases, the annual growth rate is derived by the formula compound interest formula. ठीक है, ये आपको पता लग गया। अब आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया। फॉर एग्जाम्पल, the population of Pakistan according to the 1972 census was 65,309,000। इतने हजार 6.5 करोड़, 65 मिलियन। ठीक है, यानी 65309 के बाद 3 सिफर लगाने हैं, तो 3 सिफर 65309,000 ये फिगर है। And according to the 1981 census was 84,254,000, 8 करोड़ 42 लाख 54,000। For computation of growth rate, the intercensual period was taken as 8.46 years, क्योंकि 72 में हुई थी और 81 में हुई थी। एग्जैक्ट जो पीरियड है वो 8.46 ईयर्स है, 10 साल बाद नहीं हुई थी, वो अर्ली हुई थी, बाद में ज्यादा वक्त में साथ होते हैं। 8.46 कहां से आया कि 1972 की तारीख और 1981 की तारीख के दरमियान एग्जैक्ट जो लैप्स था वो 8.46 ईयर्स, 8.5 साल नहीं, 8 साल से 8.5 साल से थोड़ा सा कम, 8.46। कैसे कैलकुलेट किया? हमने पी नॉट लिख दिया, सॉरी पी एन लिख दिया, पी नॉट लिख दिया, हमने एन लिख दिया और आर कैलकुलेट करना है। इस आर को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये उन्होंने कन्वर्ट करके आर का फॉर्मूला बना दिया। ये अलजेब्रा तो सिंपल है, आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ? 3% ग्रोथ रेट। 3% ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा होता है पर ईयर, लेकिन 12 है हमारा, इस आजकल कम होकर 2.8 के करीब है। अब इस फार्मूले को अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहें तो यूं लिख सकते हैं, पी एन ओवर पी नॉट होल पावर 1/n। मैंने क्या किया, इसको पलटा दिया, पी नॉट ओवर पी एन इसकी पावर एन कर दी -1, जैसे आपको दिख जाए। ठीक है, ग्रोथ रेट मालूम कर लिया हमने। अब आगे चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ वाइटल रेट्स। अब ये नई बात शुरू होगी, क्लासिफिकेशन ऑफ वाइटल रेट्स। हमने पढ़ा था रेट और रेशो में क्या फर्क है, याद है ना? वाइटल रेट्स, द कॉमनली इंप्लाइड रेट्स इन वाइटल स्टेटिस्टिक्स में बी क्लासिफाइड एज फॉलोस। कुछ हैं बर्थ से मुतालिक और कुछ हैं डेथ से मुतालिक। जो डेथ रेट से मुतालिक हैं, जो रेट्स डेथ से मुतालिक हैं, उनको मॉर्टेलिटी रेट्स कहते हैं। जो डेथ से मुतालिक हैं उनको मॉर्टेलिटी रेट्स कहते हैं, और जो बर्थ से मुतालिक हैं उनको नेटेलिटी रेट्स कहते हैं। ठीक है, जो
ग्रोथ से मुताल्लिक हैं उनको रिप्रोडक्शन रेट कहते हैं, जो बीमारी से मुताल्लिक है वो मॉर्बिडिटी रेट कहलाते हैं, मॉर्बिडिटी रेट। जो शादियों से मुताल्लिक है वो मैरिज रेट्स, जो तलाकों से मुताल्लिक है वो डाइवोर्स रेट। हमने कहा था कि बहुत सारे इवेंट्स हैं, हम उनमें से एक आध गौर से देखेंगे। यानी अगर हम सिर्फ डेथ रेट देख लें तो बर्थ भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बाकी भी कर सकते हैं। से डेटा फर्क होगा, इंटरप्रिटेशन फर्क होगा। जितना टाइम हमारे पास है हम शायद डेथ रेट से आगे जा ना सके। तो हमारे पास कौन से रेट्स हैं? डेथ रेट्स, जिसको मॉर्टेलिटी रेट्स कहते हैं, मॉर्टेलिटी रेट्स, और बर्थ रेट जिनको नेटेलिटी रेट्स कहते हैं। ये क्रिश्चियनिटी में एक कॉन्सेप्ट है जिसको नेटेलिटी बोलते हैं, नेटिविटी। क्रिसमस पे एक इवेंट होता है जिसको नेटिविटी बोलते हैं, वो पता नहीं क्या होता है, मैं आपसे यहाँ डिस्कस करने का टाइम नहीं है। डेथ रेट्स, इस डेथ रेट की कई किस्में हैं ब्रदर। पहली किस्म क्रूड डेथ रेट, CDR, क्रूड डेथ रेट, स्पेसिफिक डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, केस फर्टिलिटी रेट, फर्टिलिटी नहीं, फर्टिलिटी, केस फर्टिलिटी रेट, स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट। तो ये 5 रेट्स हैं जो हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं। कौन से? क्रूड डेथ रेट, स्पेसिफिक डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, केस फर्टिलिटी रेट, स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट। ओवरऑल अगर डेथ देखी जाए तो वो क्रूड डेथ रेट में आती है। और अगर हम मिसाल के तौर पर एज से स्पेसिफाई कर लें तो वो एज स्पेसिफिक डेथ रेट होती है। अगर हम जेंडर से कर लें तो सेक्स स्पेसिफिक हो जाएंगे। एज और सेक्स दोनों पे कर ले तो हम कहेंगे एज सेक्स स्पेसिफिक रेट। अगर हम कहें पठानों की, सिंधियों की, बलोचियों की डेथ रेट तो वो इथनिक ओरिजिन स्पेसिफिक हो जाएंगे। अगर आप उम्र में छोटे बच्चों को, 1 साल से कम उम्र के बच्चों को देख लेंगे कि वो कितना मरते हैं तो हम कहेंगे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। तो देखते हैं कि ये क्या है। क्रूड डेथ रेट फॉर अ गिवन एरिया, फॉर अ गिवन एरिया, the crude death rate may be defined as the ratio of total registered deaths, total registered deaths, ये कैपिटल D, कि एक साल में एक इलाके में टोटल कितनी डेथ्स हुई। टोटल रजिस्टर्ड डेथ्स ऑफ सम स्पेसिफाइड ईयर टू द टोटल मिड ईयर पॉपुलेशन, ये टोटल पॉपुलेशन है। ये मिड ईयर पॉपुलेशन लिखा है, ये जरा मिड ईयर का कॉन्सेप्ट समझते हैं। थोड़ी देर के लिए फर्ज करें कि हमारा ईयर जो है 1 जनवरी से शुरू होता है, 31 दिसंबर तक चलता है। तो इस दौरान लोग मरते रहेंगे और बच्चे पैदा होते रहेंगे। इस दौरान लोग मरते रहेंगे और बच्चे पैदा होते रहेंगे। अगर लोग मर रहे हैं और बच्चे पैदा हो रहे हैं, इसका मतलब है पॉपुलेशन फ्लक्चुएट कर रही है, पॉपुलेशन का साइज बदल रहा है। तो हम 18 मई वाला पॉपुलेशन साइज लेंगे या 1 जनवरी वाला साइज लेंगे या 7 सितंबर वाला लेंगे या 19 नवंबर वाला लेंगे, बड़ी मुश्किल है। तो हम समझते हैं, एज्यूम करते हैं कि जितनी भी बर्थ हो रही हैं वो सारी एक झटके में नहीं हो रही, और जितनी भी डेथ हो रही है वो सारी झटके में नहीं हो रही, बल्कि ये यूनिफॉर्मली स्प्रेड है। यानी अगर 120 डेथ्स हो रही हैं मिसाल के तौर पर, तो 10 होंगी जनवरी में, 10 होंगी फरवरी में, 10 होंगी मार्च में, 10 होंगी अप्रैल में, और इस तरह 10 होंगी दिसंबर में। इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। इतना यूनिफॉर्म होता नहीं, हम एज्यूम करते हैं। और अगर फर्ज करें कि 240 वर्ष हो रही हैं, तो 20 वर्ष जनवरी में, 20 फरवरी में, 20 मार्च में और 20 दिसंबर।
तो इस हिसाब से दरमियान में 1 जुलाई को, ये साल का दरमियान है ना, 6 महीने इधर और 6 महीने इधर, तो उस दिन जो पॉपुलेशन होती है हम उसको मिड ईयर पॉपुलेशन कहते हैं, मिड ऑफ द ईयर पॉपुलेशन। और एवरेज के हिसाब से ये दरमियान में एक ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव फिगर होती है। तो पॉपुलेशन कौन सी? टोटल मिड ईयर पॉपुलेशन उसी साल की। और आमतौर पर इसको हम 10,000 से रख देते हैं। हम यहाँ पे के लिखा करते हैं और के की वैल्यू कभी 10,000 होती है, कभी लाख होती है, कभी 10 लाख होती है, डिपेंड करता है। ये आमतौर पे हम बड़ी फिगर से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से नहीं करते, ताकि फ्रैक्शन ना आए इसमें। हमारी ख्वाहिश ये होती है इसमें फ्रैक्शन ना हो। तो क्रूड डेथ रेट सीडीआर क्या है? डी ओवर पी, जिसमें डी क्या है? टोटल रजिस्टर्ड डेथ फॉर द स्पेसिफाइड ईयर फॉर द स्पेसिफाइड रीजन। और हमने कहा पी क्या है? मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ द सेम ईयर ऑफ द सेम रीजन। ऐसा नहीं कि डेथ हमने ली मुल्तान की और पॉपुलेशन हमने ली लाहौर की, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि डेथ हमने ली 2020 की और पॉपुलेशन हमने ली 1920 की, ऐसा नहीं होगा। साल भी वही होगा, इलाका भी वही होगा। ठीक है, क्या हुआ? क्रूड डेथ रेट ये ओवरऑल होती है। अब आते हैं स्पेसिफिक डेथ रेट पे। जरा ये देखें क्या लिखा है, मॉर्टेलिटी डेथ से मुताबिक बातें। मॉर्टेलिटी वेरीज विथ एज, सेक्स, रेस, ऑक्यूपेशन, बट क्रूड डेथ रेट इग्नोर्स ऑल दीज फैक्टर्स। अब मरने का जो अमल है वो वेरी करता है। मिसाल के तौर पर शायद औरतें कम मरती हैं, मर्द ज्यादा मरते हैं। शायद बच्चे ज्यादा मरते हैं, बड़े कम मरते हैं। बूढ़े ज्यादा मरते हैं, जवान कम मरते हैं। मिसाल के तौर पर फलां इथनिक ओरिजिन में डेथ ज्यादा होती है, फलां में कम होती है। मिसाल के तौर पर जो है वो फार्मर को ज्यादा मसला होता है, दफ्तरों में काम करने वालों को कम मसला होता है। ड्राइवरों को ये रिस्क होता है और फलां को नहीं होता, वगैरह। हमने कहा वेरीज विद एज, सेक्स, रेस, ऑक्यूपेशन, यानी इट डिपेंड्स ऑन व्हाट डू यू डू। तो हमने कहा क्रूड डेथ रेट इन सबको इग्नोर कर देती है, लेकिन हमें करना चाहिए। तो करने के लिए क्या है, यानी इनको भी अंडर कंसिडरेशन लाना है। तो हमने कहा इनके लिए स्पेसिफिक डेथ रेट लाएं। मिसाल के तौर पर स्पेसिफाई कैसे किया? एज के मुताबिक। हमने कहा ये एज स्पेसिफिक डेथ रेट। अब ये डेथ रेट क्या है? एज से स्पेसिफिक है। एज के अलावा भी किया जा सकता है, सेक्स स्पेसिफिक हो सकता है, इथनिक ओरिजिन स्पेसिफिक हो सकता है, रिलीजन स्पेसिफिक हो सकता है, कास्ट स्पेसिफिक हो सकता है, जैसे आपको दिल जाए। हमने कहा कि हम स्पेसिफिक डेथ रेट निकाल लेंगे किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए या एक पर्टिकुलर सब ग्रुप के लिए। तो आम तौर पर जो हम सब ग्रुपिंग करते हैं वो एज के हिसाब से करते हैं, वो एज स्पेसिफिक डेथ रेट। अब हमने यहां पे आके फार्मूला वही है, फार्मूला वही है, सिर्फ नोटेशन थोड़ी सी बदली है। और क्या किया है कि डी की जगह डी आई कर दिया और पी की जगह पी आई कर दिया। अब वो डेथ्स हैं उसी तरह की, लेकिन उस सब ग्रुप में। पॉपुलेशन है उसी तरह से, लेकिन उस सब ग्रुप के लिए। तो हमने डी के साथ सबस्क्रिप्ट लगा दिया आई और पी के साथ सबस्क्रिप्ट लगा दिया आई। तो क्या हमने कहा कि डी आई डिनोट द नंबर ऑफ डेथ अकरिंग इन द आईएथ एज ग्रुप और पी आई डिनोट द मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ द सेम एज ग्रुप, यानी आईएथ एज ग्रुप। यानी ये क्रूड डेथ रेट जो है वो स्पेसिफिक सब ग्रुप के लिए है। ये क्रूड डेथ रेट उस पर्टिकुलर सब ग्रुप के लिए स्पेसिफिक है। अब आइए एक एग्जांपल है, एग्जांपल 8। यहां हमें एज ग्रुप्स दे रखे हैं और यहां हमें
मीडियन पॉपुलेशन दे रखी है मेल्स की और फीमेल्स की, और डेथ्स दे रखी हैं मेल्स की और फीमेल्स की। अब अगर हमने क्रूड डेथ रेट निकालना हो तो हमें टोटल पॉपुलेशन चाहिए होगी, यहां से लेके यहां तक हम जमा कर लेंगे, ये टोटल पॉपुलेशन होगी, और यहां से लेके यहां तक डेथ्स मालूम कर लेंगे, ये टोटल पॉपुलेशन, टोटल डेथ हो जाएगी क्रूड डेथ रेट में, ठीक है। लेकिन अगर हमारा दिल चाहे तो मर्दों की अलग और औरतों की अलग निकाल सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि मर्दों की इस ग्रुप में और औरतों की इस ग्रुप में निकाली जा सकती है। तो ये कैलकुलेशन जरा हम चेक करते हैं। हमने कहा एज स्पेसिफिक डेथ रेट फॉर 10 to 14। अब 10 to 14 में एज स्पेसिफिक डेथ रेट है, और ये कितनी है, 1043 लिखी हुई डेथ, एज स्पेसिफिक डेथ रेट मर्दों की, यानी हम ये कह रहे हैं एज सेक्स स्पेसिफिक डेथ रेट है। क्या लिखा मैंने, एज सेक्स स्पेसिफिक डेथ रेट, इसको एज स्पेसिफिक डेथ रेट नहीं कहना, ये एज और सेक्स दोनों है, तो ये मर्दों की इस ग्रुप में, तो इसलिए हमने 1043 यहां से लिए और 90,229 यहां से लिए। अब अगले ग्रुप के लिए 15 से 29 तक, 15 से 19 तक हमने क्या किया, 15 से 19 तक, 15 से 19 तक 931 डेथ हैं और 83,442, 931 डेथ हैं, 83,442, तो हम ये पूरे कॉलम इकट्ठे कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन हमने यूं करके देख लेनी है, आपने इनको चेक करना है, ठीक है। तो कल हम यहां से शुरू करेंगे।